हाँ जी, क्या हाल सबके? सब बढ़िया आई होप, एकदम बढ़िया आई होप। जस्ट वन सेकेंड। हाँ जी। तो माय नेम इज़ उदय मेहता, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। एंड फिलहाल सीए फाउंडेशन के लिए लॉ सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ। पूरा ज़ीरो से लेके 100 तक कोर्स हम कवर करेंगे। एंड ऑन दिस चैनल आई विजन आपको पूरा कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है। बी पेशेंट विद मी एंड जस्ट वन थिंग, जो मैं कहूँ उसको आप एज इट इज़ करो, गारंटी मेरी आप पास हो गए। दे इट 100% गारंटी आप पास हो गए, बट यू विल हैव टू डू एवरीथिंग दैट आई टेल यू। ठीक है। बहुत ध्यान से क्लासेस सुननी है, जो कॉन्सेप्ट्स टीच करे जा रहे हैं उनको रिवाइज करना है, किस टाइम पे रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, वो सब मैं क्लास के दौरान बताऊंगा। ठीक है। बट टू स्टार्ट ऑफ विद, देखो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना प्यार करोगे ना वो आपको समझ आएगा। इसको हेट दोगे आपको ये समझ नहीं आएगा। यू विल हैव टू लव दिस सब्जेक्ट। और आने वाले टाइम में जब आप आईपीसीसी देंगे या फिर जब आप फाइनल में जाएंगे या इवन सीए बनने के बाद भी आपको लॉ हर जगह काम आएगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे आप यू नो, दो तीन फील्ड्स होती हैं इसमें, शायद आपको पता हो या ना पता हो। ऑडिट होता है, ठीक है, टैक्स की फील्ड होती है, अकाउंटिंग की फील्ड होती है विच इज़ कॉल्ड एज फाइनेंस। जब आप कंपनीज में जाते हैं तीन चार फील्ड्स होती हैं जो सी एस के लिए थोड़ा टिपिकल होती हैं। बिफोर वी गो टू मच इनटू दैट, सबसे पहले क्वेश्चन हमें ये अपने आप से पूछना चाहिए, भाई हम सीए कर क्यों रहे हैं, है ना। मोस्टली जो आप लोग होंगे वो आप यही सोच के आए होंगे कि देखो, 12th के बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमर्स में रिप्यूटेड कोर्स है दैट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, राइट। आपको आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा इसका क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। विपुल सर ने आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है इसकी डिस्कस करी हैं, क्योंकि मैं भी उनकी क्लासेस देखता हूँ तो उन्होंने करी हुई है डिस्कस, आई एम श्योर। बट मैं अपनी इंसाइट्स दूंगा कि सीए इज वन कोर्स, इट गिव्स यू टू थिंग्स। ठीक है। इट गिव्स यू टू थिंग्स। आई वॉज जस्ट मेकिंग श्योर दैट वी आर रिकॉर्डिंग दिस। इट गिव्स यू टू थिंग्स। नंबर वन इज फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑब्वियसली आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। पैसा आपके पास बहुत होगा, मोर देन इनफ पैसा रहेगा आपके पास पूरी ज़िंदगी, और वो ग्रो ही करेगा। नंबर टू इज मेंटल टफनेस, एंड दिस आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये आपको इमोशनली मेंटली इतना स्ट्रांग बना देगा कि कुछ भी चैलेंज आपकी लाइफ में आया, यू विल ईजिली बी एबल टू फेस इट। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। एक पॉजिटिव माइंड से करना है जो भी करना है, एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। सीए बहुत ईजी है उन लोगों के लिए जो पढ़ाई से डरते नहीं है। ठीक है। आपको पढ़ाई करनी है, 5% रिजल्ट है, 10% रिजल्ट है, वो सब चीज़ें दिमाग से निकाल लेनी है। वो सब रखना ही नहीं है भाई दिमाग में। ठीक है। ये हम लूजर सोचते हैं इतना कि भाई 100 में से 5 बच्चे पास होंगे, 10 बच्चे पास होंगे। लूजर्स की तरह नहीं सोचते। वी आर विनर्स, वी आर गोइंग टू थिंक लाइक विनर्स टिल वी बिकम ए विनर। ओके, जस्ट फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ हम पढ़ाई करेंगे। हमारे सारे लेक्चर्स जो रहेंगे वो 100% कोर्स कवर करेंगे, 100% कोर्स। और मैं आपको स्पेसिफिक एरियाज कैसे हिट करने हैं सब्जेक्ट के, विच विल फेच यू हायर मार्क्स, वो सब मैं आपको क्लासेस को दौरान बताऊंगा। ठीक है। स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट्स आई विल हेल्प यू आउट। लॉ हो गया सीपीटी में, तो लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स आई एम नॉट गोइंग टू टच, बट आपको मैं ट्रिक्स बता दूंगा कि इकोनॉमिक्स को भी एस कैसे करना है विदाउट इवन रिक्वायरिंग टू टेक एनी क्लास। ठीक है। इकोनॉमिक्स हार्ड नहीं है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा उसी का ही होता है। ठीक है। इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट टफ। सबसे पहले ये चीज़ दिमाग से निकालने है कि टफ टफ वगैरह वाली चीज़ है ही नहीं इसमें, राइट। चलो, हाँ जी। आज का कोट है, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। तुम इतने अच्छे बन जाओ कि तुम्हें कोई इग्नोर नहीं कर पाए। दिस हैज़ बीन माई मोटो ऑल माई लाइफ। ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है कि इतना अच्छा आपके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए इस फील्ड में। नॉलेज इज़ पावर। ठीक है। आपके पास नॉलेज है, यू विल बी ऑन द टॉप। ठीक है। आपके पीछे लोग आएंगे,
आपको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, यू डोंट हैव टू यू नो यू विल बी एन आइडेंटिटी इन योर सेल्फ बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉलेज। हाँ जी, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं यार, पढ़ा बहुत हो गया, लेट्स गेट ऑन विद द सब्जेक्ट। थोड़ा सा हम फेमिलियराइज होंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे आज। हमारा सिर्फ द मोटो इज़ टू यू नो लर्न लिटिल बाय लिटिल सब्जेक्ट है क्या, लॉ होता क्या है। बचपन में पता मैं क्या सोचता था, आई यूज टू थिंक, क्योंकि इंडिया में हमने देख लिया कि थोड़ा बहुत करप्शन वगैरह है, रेड टेपिज्म है। रेड टेपिज्म, आई होप यू ऑल नो, रेड टेपिज्म इज़ बेसिकली एक प्रोसेस को करने में बहुत टाइम लग जाता है, बीच में बहुत हर्डल्स डाले जाते हैं। तो मुझे तो ये लगता था कि लॉ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इंडिया में, है ना। एक फीलिंग आ जाती है भाई कि क्या हो रहा है इंडिया में, इतनी सारे केसेस सुनने को मिलते हैं, कुछ हो रहा है, कुछ पुलिस का एक्शन बहुत लेट होता है कभी कभार, बट ऐसा नहीं है। हमें बिहाइंड द सीन्स बहुत चीज़ें नहीं पता लगती। लॉ इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी इकोनॉमी, इंडिया हो, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली आप कहीं भी देख लो, कोई भी कंट्री, लॉ इज़ द प्रिमाइस, लॉ इज़ द बेस, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, कुछ लोग नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट करते हैं। इन दोनों चीज़ों में भी डिफरेंस होता है। पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट होता है कि लॉ में कुछ कमी है, उसको एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, दैट इज़ ओके। लॉ अगर इनकम्प्लीट है कहीं पे, आप उसको एक्सप्लॉइट करो, वो हमारे हमारे जैसे लिटरेट लोग करेंगे ना, हमारे जैसे लिटरेट लोग लॉ को पढ़ेंगे, उसमें ढूंढेंगे भाई ये कमी है, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यहाँ पे अपना फ़ायदा होगा। जो लोग नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करते हैं वो ढूंढते हैं रास्ता लॉ को काटें कैसे, लॉ को हम रूल ब्रेक कैसे करें, लॉ ब्रेक कैसे करें। दैट इज रॉन्ग, दैट इज समथिंग दैट यू विल बी पनिश्ड फॉर। लॉ ब्रेक नहीं करना, लॉ में कमियां निकालना इज ओके, लॉ कांट पनिश यू फॉर दैट। लॉ में कमियां निकालना इज ओके, राइट। चलो वन बाय वन विल कवर कि क्या क्या हमारा सीए फाउंडेशन में लॉ के सब्जेक्ट में रहेगा। तो सबसे पहली चीज, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है। हाँ जी, क्या नाम है सर? मैम बताइए बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। हमारे सब्जेक्ट का नाम, एक एक करके चलेंगे। बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ, ठीक है, एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, दो अलग चीज़ें। जो बिजनेस लॉ है विच विल कंप्राइज ऑफ, आपके 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ है। लॉ इज प्योर लॉ, ठीक है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग होता है कि आप एक बिजनेस में कैसे आप ईमेल्स लिखते हैं, इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड होता है। ईमेल्स लिखना हो गया, मीटिंग्स जो होती हैं उनके मिनट्स ड्राफ्ट करना हो गया, वो सारी चीज़ें, वो 40 मार्क्स के आएंगे। दोनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, दोनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो पहला वाला पार्ट रहेगा बिजनेस लॉ, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। जो सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें भी एक स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताऊंगा। जो सेकेंड वाला पार्ट है 40 मार्क्स का, इसमें से आपके 30 मार्क्स में कंफर्म करवा दूंगा। कंफर्म 30 मार्क्स आएंगे आपके, इसमें सिर्फ मेरे कहने पे चलना है। 100 मार्क्स में से आपको 40 लाने हैं, ठीक है। ये होती है लूजर्स मेंटालिटी। साल ऐसा सोचना ही नहीं है भाई, आपको 100 में से 70-80 का टारगेट रखना है, 40 का टारगेट नहीं रखना। 30 मार्क्स में आपके यहाँ सिक्योर करवा दूंगा, 40 मार्क्स आपको इस 60 में से लाने हैं। यही मेंटालिटी आप दूसरे सब्जेक्ट में रखो, आपकी रैंक पक्की। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, राइट राइट। आर यू विद मी? समझ में आ रहा है एक एक चीज? धीरे धीरे करके चलेंगे, बेबी स्टेप्स चलेंगे, भागेंगे नहीं, आराम आराम से एक एक चीज समझेंगे, आराम आराम से चलना है, सब्जेक्ट को प्यार करना है, आराम आराम से एक एक टॉपिक आराम आराम से पढ़ना है और समझना है। जैसे मैं चलूं मेरे साथ चलना, आगे भागने की जरूरत नहीं है, पीछे नहीं रहना ना आगे जाना है, मेरे साथ चलो बस, मेरे साथ चलो। बढ़िया सा सब्जेक्ट हम करेंगे, इसको कवर करेंगे पूरा, 100% कवर करेंगे धीरे धीरे, ओके। हाँ जी, बिजनेस लॉ की बात करते हैं एक बार। क्या है भाई बिजनेस लॉ? जो फर्स्ट वाला पार्ट है 60 मार्क्स का, राइट। पांच पांच चीज़ें इसमें, 5 लॉज हैं जो कवर करने को हमें आईसीएआई ने दिए हैं, ठीक है। एक तो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है सबको? कॉन्ट्रैक्ट इज, लेमैन्स लैंग्वेज में बोले तो एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न पेपर पर एक एग्रीमेंट होगा, राइट। कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ गुड एक्ट, आपने आजकल सुना होगा जीएसटी, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
पुराने ज़माने में सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता था। ये कुछ नहीं होता था, जो भी गुड्स की सेल होती है उस पर एक टैक्स लगता था, ठीक है। उस पर कुछ कंडीशंस होती थी कि आप इन कंडीशन से भेजोगे, राइट। टैक्सेशन से रिलेटेड होता था, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको कवर करेंगे एक एक करके। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं सारी, जो लाला कंपनी हमारी यहाँ है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट फैक्ट है, जो लाला कंपनीज हैं हमारी, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो सारी इस एक्ट के अंडर कन्फर्म कवर होती हैं, राइट, पार्टनरशिप एक्ट। फिर एक चीज़ आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये बहुत रीसेंट एक्ट है एंड दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट, दोनों का एक मिक्सचर टाइप इन्होंने बनाया है, एलएलपी, ठीक है। जो पार्टनरशिप फर्म होती है और कंपनी होती है, उन दोनों का एक मिक्सचर होता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, ये समझ में आएगी, बहुत ज़्यादा अभी दिमाग पे जोर नहीं लगाना, ये बस ऊपर ऊपर से हम समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। कंपनीज एक्ट तो आपको समझ में आ ही रहा है नाम से कि भाई कंपनीज के ऊपर कुछ लॉज लगते हैं और वो सारे लॉज इस एक्ट में कवर होंगे। 2013 में आया कंपनीज एक्ट, इससे पहले 1956 का एक्ट था, रिवाइज हुआ है 2013 में, बहुत सारी चीज़ें नई आई थी इसमें, राइट। भागना नहीं है, आराम आराम से चलना भैया, आराम आराम से, ठीक है। तो हमारा और दूसरा भी एक बारी देख लेते हैं, जो पार्ट 2 है 40 मार्क्स का जो है हमारा है, अच्छा इसमें नहीं है, एनीवे उसको छोड़ते हैं अभी, वो मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग इज, वो बेसिकली मिनट्स बनाना, ईमेल्स लिखना, पैराग्राफ्स लिखना, वो सब चीज़ों के ऊपर फोकस, थोड़ा इंग्लिश वाली चीज़ों पे फोकस करने को कहता है वो एक्ट, ठीक है। अब हम एक एक करके टॉपिक्स कवर करेंगे। एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कोई भी सब्जेक्ट को ना वनडे मैच की तरह नहीं खेलना। आई होप क्रिकेट की टर्म से आप थोड़े बहुत फेमिलियर होंगे। दो चीज़ें होती हैं, तीन होती हैं वैसे, मैं T20 का एग्जांपल नहीं ले रहा, वनडे मैच और टेस्ट मैच। अभी हम टेस्ट मैच खेलेंगे, आराम आराम से इसको हम कवर करेंगे सब्जेक्ट को टेस्ट मैच की तरह, टुक 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 करके। एक बॉल पे एक रन वाला ज़रूरत नहीं है, एक ओवर में एक रन मारना है हमने, ठीक है। आराम से विकेट बचा के रखनी है, अपना स्टैमिना बचा के रखना है, आराम से सब्जेक्ट को कवर करना है। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है सब्जेक्ट को कवर करना। रिवीजन के टाइम पे हमारा वनडे फिर T20 बन जाएगा। वो भी मैं आपको पूरी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे रिवाइज करना है, कितने टाइम में रिवाइज करना है, क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। उसमें थोड़ा रन रेट बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि रिवीजन में हम उतना टाइम नहीं लगा सकते ना। मान लो आपने फर्स्ट टाइम में 80 आवर्स में कवर करा एक सब्जेक्ट, रिवीजन में यू हैव टू रिड्यूस इट बाय हाफ, 40 आवर्स में कवर करो। थर्ड रिवीजन में यू हैव टू रिड्यूस बाय फर्दर हाफ, यू हैव टू कवर इट इन 20 आवर्स, राइट। फिर वो 20 मैच बन जाएगा, 20 बन जाएगा। एक्सक्यूज मी। चलिए अब एक बारी थोड़ा थोड़ा करके एक बारी नजर मारते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, राइट। हाँ जी, एक चीज मैं पहले ही बता रहा हूँ, बुक्स खोल लो। सबसे पहले तो मैं ICI से ही पढ़ाऊंगा और कहीं से नहीं पढ़ाऊंगा। एक चीज ध्यान रखना, दो चीजें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना इनको कहीं, आपके पास कोई किताब हो, कुछ रफ रजिस्टर अगर आपने साथ में लिखा हो। दो चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, ICA कोर्स में आपको, ये पूरे कोर्स में हर एक सब्जेक्ट के लिए काम आने वाली है। दो चीज़ें, दो मेन चीज़ें, ठीक है। कोई भी आप रैंक होल्डर से पूछोगे, उनकी यही स्ट्रैटेजी, विपुल सर से आप कंफर्म कर लेना, ठीक है, वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं सारा टाइम। कोई भी रैंक होल्डर आपके, कोई भी जान पहचान में, उनसे चीज़ें कंफर्म कर लेना, दो चीज़ें। और ये लोग अक्सर बताते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो भी CA में लोग हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, वो फेलियर्स हैं। दिस इज ए फैक्ट, आधे से ज़्यादा क्या 90% फेलियर्स है। जो 10% क्रीम है ना, इतना कंपटीशन है, वो क्रीम बताती नहीं है कि वो कर क्या रही है। मैं आपको वो वाली नॉलेज दे रहा हूँ। दो चीज़ें, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ICAI के मटेरियल के बाहर नहीं करने की जरूरत कुछ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कुछ कुछ जगह जरूरत होती है, बहुत कम सब्जेक्ट्स में वो आपको कुछ समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अभी नहीं है, आपका IPCC में आएगा और फिर आपका फाइनल में आएगा। इस सब्जेक्ट में आपको ICI के बाहर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि ICI का मटेरियल बहुत इन्होंने डिटेल बनाया हुआ है, थोड़ा सा उसको ना हमें कम करना पड़ता है। ICI का मटेरियल है इतना, एक सब्जेक्ट का, टैक्स का,
जो रेफरेंस मटेरियल होते हैं वो इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं, वो इतना हमें लेना है, वो सही टीचर का लेना है, ठीक है, सही टीचर का लेना है। ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बट उस सब्जेक्ट के अलावा ICAI इज़ प्रेफरेबल। मेरे हिसाब से ICAI मटेरियल अगर आप इन एंड आउट कर दो तो आपकी रैंक आ सकती है, आपकी रैंक आ सकती है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ICAI मटेरियल में 3-4 चीज़ें होती हैं, शायद आपको पता होंगी। एक तो हमारा स्टडी मटेरियल जो आपके हाथ में जो अभी खुला हुआ है, राइट। इसके अलावा होता है हमारा RTPs, MTPs। आप शायद CPT में प्रैक्टिस मैनुअल्स नहीं होती, IPCC फाउंडेशन फाइनल में जाएंगे तो उसमें प्रैक्टिस मैनुअल्स होती हैं, उसमें बाकायदा क्वेश्चन लिखे होते हैं और उनके सजेस्टेड आंसर लिखे होते हैं। वो सारी चीज़ें कवर करनी है। दूसरी चीज़, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जब भी थ्योरी या इवन प्रैक्टिकल में भी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी हो, पढ़ते टाइम 11वीं 12वीं तक हम ये करते आए हैं, हम करते आए हैं, जो जो भी हम पढ़ते हैं हम उनको अंडरलाइन करते जाते हैं, करते जाते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, अच्छा, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज दिस दिस दिस, सेक्शन 2H, ओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ओ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एसेंशियल, ये एग्रीमेंट हो गया, एनफोर्सेबिलिटी, ओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। गलत, गलत है भाई, गलत है, गलत है, गलत है। सब कुछ एकदम बैक कर दो, क्लियर, कुछ नहीं करना है। ये कुछ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। CA कोर्स बहुत बड़ा होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। हाईलाइट भी कैसे करना है बताऊंगा मैं आपको। सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। उससे क्या होगा, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे सब्जेक्ट, वो कीवर्ड देखेंगे और आपको आसपास का टेक्स्ट सारा याद आ जाएगा। ये टेस्टेड चीज है, और ये रैंक होल्डर्स वाली मैंने आपको एक चीज ट्रिक बता दी है, ठीक है। अब एक एक करके टॉपिक्स को कवर करते हैं, ठीक है। गुड टू गो, चलें चलें आगे चलें क्या? बढ़िया जा रहा है अभी तक, समझ में आ रही हैं चीज़ें? आई होप, कुछ समझाया है नहीं बट फिर भी हाँ बोल दो, चैट वगैरह में हाँ बोल देना, ठीक है। मैं आपकी देखूंगा जब ये स्ट्रीम पर आएगा, आई विल वॉच इट। एंड आप कुछ डाउट्स वगैरह पूछना चाहेंगे तो वी कैन कनेक्ट ऑन टेलीग्राम, या फिर हम एक डाउट क्लास रख सकते हैं, एज द केस में भी। थोड़ी सी मैं लाइटिंग एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, लेट्स गो नाउ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं हम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपके दिमाग में, लॉ पढ़ने से पहले ना एक चीज जरूर करना, अपने दिमाग में सोचना उस लॉ का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट, जब आप वर्ड बोलते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, एक कागज होगा, ठीक है, कागज पे कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस, और नीचे 2 साइन करे होंगे लोगों ने, राइट। 2 साइन करे होंगे लोगों ने, कि एक तो पार्टी जिसने बनाया कॉन्ट्रैक्ट और एक जिसने अग्री किया है। 2 लोगों के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो बड़ी जनरल नॉलेज है, राइट। रेंट एग्रीमेंट होता है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जो सारे आप शायद घर पे भी देख चुके होंगे। यही सारी एक्ट्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्जाम में अगर आप पूरा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखेंगे तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम देना, एग्जामिनर के दिमाग में अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना है, ठीक है। जैसे आप टीचर्स के दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन बनाते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, उसी तरह एग्जामिनर के दिमाग में एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, अच्छा पूरा टेक्स्ट लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करनी, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, कीवर्ड्स अंडरलाइन करने, सारी चीज़ें मैं दोबारा बताऊंगा आराम आराम से। अभी मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। एक क्लैरिटी होनी चाहिए, जब लिखा जाए तो दिखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए। जब जैसे आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं, अलग अलग कलर्स है, बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। यू शुड बी प्रेजेंटेबल। दिस इज वॉट चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का नहीं है, प्रेजेंटेशन का एग्जाम है। 50% मार्क्स प्रेजेंटेशन के होते हैं, 50% नॉलेज के। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। ये मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई है, राइट। चलो फटाफट से व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दिमाग में अपना एक इमेज रखना, वो पेपर वाली है। हाँ जी, डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 जो होता है किसी भी एक्ट का, वो डेफिनेशंस का होता है, ठीक है। तो 2H लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी डेफिनेशन लिखनी हो तो एज पर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
सेक्शन 2 इज ऑलवेज ऑफ डेफिनेशंस, कोई भी एक्ट हो, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट, कुछ भी हो, तो एज पर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। दो एलिमेंट्स हो गए भाई, दो एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ऐसे लिखना, आप जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ऐसे ही नोट्स बनाना अपने। यहां पर लिखना है 1, यहां पे लिखना है 2। ओके, लिखा नहीं गया, बट आई होप आप समझ गए हैं, यहां पर 2 लिखना है। यस, तो एक तो एलिमेंट हो गया हमारा एग्रीमेंट, दूसरा एलिमेंट हो गया, कुछ भी मार्क नहीं करना, दूसरा एलिमेंट हो गया हमारा इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब, एग्रीमेंट तो आप समझ गए, एग्रीमेंट होता है कागज का टुकड़ा, जो भी, ठीक है, समझने के लिए एग्रीमेंट एक कागज का टुकड़ा हो गया जिसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या हो गया भाई, लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। लॉ शुड, उसके पीछे लॉ खड़ा होना चाहिए, एक तरह से आप ये समझ लो, उसकी बैकअप में लॉ होना चाहिए। बिना लीगली, अगर लीगल एग्रीमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल, आपके घर पे मेड आती हैं, ठीक है, आपने मेड को कहा कि जी हम आपको मंथ के 5,000 रुपीज़ देंगे, ठीक है। जी ने कहा ओके, और आपने कहीं साइन करा नहीं करा, दैट यूजली साइन नहीं होता, बट आप एक एक्सेप्शनल केस है, आपने साइन करा लिया जी से कि 5,000 रुपये देंगे हर महीने। क्या वो लीगली इन्फोर्सेबल है? नहीं भाई, दैट इज ए सोशल एग्रीमेंट, दैट इज ए सोशल एग्रीमेंट, दैट इज नॉट ए लीगल एग्रीमेंट, ठीक है। लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आपको अपनी मेड को इतने पैसे देने फॉर दिस सर्विस, तो दैट इज सिंपली ए सोशल एग्रीमेंट एंड दैट विल नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। कूल, आगे बढ़ते हैं। दो चीजें हमने पढ़ ली, एक तो एग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब आगे एक बारी इन दो टर्म्स को थोड़ा और इलैबोरेटली पढ़ते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? वेट, आगे नहीं जाना। एग्रीमेंट दिमाग में सोचो एक बार, क्या होता है एग्रीमेंट? एग्री करना। दो लोग आए, वो दोनों हाथ में ला रहे हैं, भाई हम दोनों एग्री करते हैं इस पॉइंट, इस बात पर, तो एग्रीमेंट बन गया, राइट। अब पढ़ो एक बार। The term agreement is defined as per given in section 2 of the act is defined as, अच्छा ये भी एक चीज है, एक मिनट, आपने एक बार ये एक एक्ट कहीं पर डिफाइन कर दिया। डिफाइन का मतलब होता है, जैसे यहां पर इन्होंने पूरा नाम लिख दिया, ठीक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो आने वाले सेंटेंसेज हैं उनमें आपको हर बार द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लिखना, आप सिंपली द एक्ट लिखेंगे, दैट इज मोर देन इनफ, वो चल जाता है। एग्जामिनर्स में अलाउड होता है, एग्जाम्स में अलाउड होता है, वो द एक्ट लिखोगे, दैट इज मोर देन इनफ। अगर ऊपर एक बार लिख दिया तो ठीक है, एक आंसर की बात कर रहा हूं मैं, एक आंसर में आपने एक बार लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दो प्रॉमिस हुए हैं, दो प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं। कंसिडरेशन क्या होता है? पेमेंट, ठीक है, पेमेंट। प्रॉमिस किसी भी तरह का हो सकता है, उस पर आगे चलेंगे। फाइनेंशियली पे करने वाला प्रॉमिस भी हो सकता है, कुछ सर्विस देने वाला प्रॉमिस, जो मेड वाला एग्जांपल लिया। एग्रीमेंट तो है ना वो, दैट इज एन एग्रीमेंट, दैट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। तो टू प्रोमिसेस, क्रक्स बता रहा हूं मैं आपको, अपने दिमाग में स्टोर करने के लिए, दो प्रॉमिस हो गए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सेट ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है, 2 और मोर प्रोमिसेस। तो यहां पर जो कीवर्ड रहेगा हमारा सेट ऑफ प्रोमिसेस रहेगा। इसको ऐसा बॉक्स बनाना ना, सुंदर सा बनाना। ये मेरे बाकी वर्ड्स कवर हो गए हैं, क्योंकि इतना अच्छा सुंदर सा बना नहीं सकता मैं, आई एम डूइंग दिस ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो आप अपने उसमें एक बढ़िया सा बनाना बॉक्स, आसपास के वर्ड्स ना कवर हुए, ठीक। सेट ऑफ प्रोमिसेस, सर लॉ में याद लिखना, हमें पूरा टेप के आना है, पूरा एज इट इज़ लिख कर आना है तभी मार्क्स मिलेंगे, मतलब हमें रटना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। बट एक चीज, दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो रटना नहीं है, ठीक है, लॉ में एक चीज़ नहीं रटनी, ठीक है। मैं आपको सब कुछ याद करवाऊंगा, आपको अपने आप कुछ नहीं रटना, ना कुछ याद करना है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। मेरी गारंटी, एक चीज़ याद कराऊंगा, मेरे साथ चलते रहना बस, ठीक है। सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गए भाई, दिमाग में बिठा लिया कि दो सेट ऑफ प्रोमिसेस, 2 या 3, 2 से ज़्यादा सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट।
रिवाइज करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट क्या था? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. एग्रीमेंट क्या है? टू और मोर सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. आगे चलते हैं. ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसका एग्जाम्पल लें क्या, एक थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए. तो आपका कोई कुछ होगा, आपके घर वाला या वाली बैठी होगी कोई आपकी, जो आपको जो बेबी सोना जो करते होगे आप रात को उनके साथ, है ना. तो आप दोनों ने प्रॉमिस किया हुआ एक दूसरे को, है ना. कुछ लोग होते हैं कि प्रॉमिस तोड़ भी देते हैं, बट वो अलग बात है. बट जिन्होंने भी प्रॉमिस करा हुआ है उनका एक अग्रीमेंट है एक साथ, एक दूसरे के साथ, राइट. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक अग्रीमेंट रहता है. तो यहाँ पे लिख दो, याद रहेगा आपको. बाबू सोना वाला एग्जाम्पल बहुत याद रहता है, मैंने देखा. यहाँ गर्लफ्रेंड ऐसे लिख दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे लिख दो. चल जा चाचे. नहीं चल रहा है, डैश मारा है मैंने, डॉट लग गई है. बना लेना अपने हिसाब से, या कुछ आपको लड़का लड़की बनानी है आप वो भी बना सकते हैं, अपनी फैंटेसी के ऊपर डिपेंड करता है. चलो जी आगे बढ़ते हैं. एक्सक्यूज मी. हाँ जी चलें आगे. हो गया. अब प्रॉमिस लॉ में क्या होता है, तोड़ते हैं. एक एक वर्ड को ना पढ़ना होता है कि एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है. एग्रीमेंट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया. कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट पढ़ लिया. एग्रीमेंट क्या था? सेट ऑफ प्रोमिसेस, मोटा मोटा सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. मेन जो कीवर्ड है वो सेट ऑफ प्रोमिसेस. प्रोमिसेस क्या होता है? हाँ जी आगे आया सेक्शन 2B डिफाइंस प्रॉमिस एज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल, प्रपोज करा आपने, ठीक है, आपने प्रपोज करा कि आपने बोला अपनी ठीक है शोना बाबू को कि शोना बाबू मैं आपको प्रपोज करता हूँ, मैं ये मेरी फ्लावर्स ले लो, ये मैं फ्लावर्स लेके आया हूँ आपके लिए और हम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ठीक है. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. शोना बाबू ने कहा ओके ओके जानू होगा, आज से हम शोना बाबू हो गए, ठीक है. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने एक्सेप्ट कर लिया एक दूसरे का और एक प्रॉमिस बन गया. दैट इज अ प्रॉमिस. व्हेन द पर्सन टू हुम, कीवर्ड्स क्या है इसमें, पर्सन टू हुम द प्रपोजल, ये कीवर्ड हो गया, इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. दो कीवर्ड्स हो गए, एक तो प्रपोजल हो गया, दूसरा एक्सेप्टेंस हो गया. उसकी दो चीजें हो गई. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस. हाँ जी सर समझ आ गए, ठीक है. शोना बाबू के एग्जांपल से हमें सब समझ में आ गया, एक सेकंड में समझ में आ गया. लॉ तो छोड़ो, हम इन चीजों में एक्सपर्ट है ना. आगे बढ़ते हैं. प्रॉमिस समझ में आ गया हमें. द फॉलोइंग पॉइंट emerges फ्रॉम द above डेफिनेशन. इसको छोड़ दो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो एक जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके. When the person to whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, the proposal becomes accepted. Accepted proposal becomes promise. अब आप लोगों में कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये हिम क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हिज लिखा हुआ है, यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, ये क्या लड़कों के बीच में होती हैं क्या एग्रीमेंट्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली क्या है, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी कि हिम जो वर्ड है वो एक यूनिसेक्स वर्ड है. यू कैन यूज इट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, एक्सेप्टेबल है, ठीक है. ज़्यादा नहीं घुसना इस चीज़ में, हिम का मतलब दोनों होता है. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया, अरे बाबू ये क्या बन गया, डॉट नहीं बनानी हमने, रुको. हाँ शॉर्ट में इन्होंने लिख दिया कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर स्लैश प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर या प्रपोजल एक ही बात है. आपने प्रपोज करा है, आपने ऑफर दिया, आपने रोजेज ऑफर किए, आपने प्रपोज किया, एक ही बात है, राइट. हाँ जी आगे बढ़ते हैं. अब एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कुछ भी नहीं है कि लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए. एग्रीमेंट टू कम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव ए लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स ए ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ. कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इसका मीनिंग खुद ही बता रहे हैं. एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मतलब लीगली एनफोर्सेबल. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. ज़्यादा नहीं घुसना, कीवर्ड्स को मार्क करते हुए चलना, ठीक है. कीवर्ड्स को मार्क करते हुए चलना. हाँ जी आगे बढ़ते हैं. हाँ जी चलें. हाँ जी ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर ऑन. ये सब नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दो, आप अपनी नॉलेज से पढ़ सकते हो ये सारा जो पैरा है. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेड राइट नाउ. ये एग्जांपल पढ़ते हैं. दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल. एक्सक्यूज मी. Father promises his son
to pay him pocket allowance of 500 rupees every month. 500 रुपये पापा से मिलेंगे जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, फ्री के पैसे मिल रहे हैं, आने दो आने दो. Refuses to pay later, the son cannot recover the same in court of law as this is a social agreement. मार्क करेंगे वर्ड, ये मार्क करेंगे ये वर्ड, सोशल एग्रीमेंट. पप्पा जी ने बोला 500 रुपये देंगे बेटे को, बेटा जी गया मांगने 31 तारीख को, पापा जी ने कहा नहीं, गायब हो जाओ, तुम गायब हो जाओ, दिखो मत अभी. अब बेटा क्या करेगा, बेटा रो लेगा बट वो कोर्ट में नहीं जा पाएगा, राइट. पिज्जा नहीं आएगा इस महीने. दिस इज नॉट क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड हेंस इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज लीगल बाउंडिंग नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है ये, राइट. फेयर इनफ. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. चलो 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 चलो. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. पढ़ना नहीं, कुछ भी कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना है. डिफरेंसेस नहीं देखने अभी, मैं पढ़ाऊंगा. वेट वेट वेट, आपको याद करा दूंगा मैं याद करा दूंगा. हेडिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. इंपॉर्टेंट लिख लेना. IMP लिखा है मैंने, ये क्या लिखा गया आई डोंट नो. डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, दिमाग लगाना एक बार. कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. एग्रीमेंट क्या था, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, राइट. हमारा पानी खत्म हो गया बट कोई बात नहीं, पानी और लेंगे, डोंट वरी. तो हाँ जी, एग्रीमेंट क्या था, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. तो सर एक चीज समझ में आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ी टर्म है सर. कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ी टर्म है और एग्रीमेंट एक छोटी टर्म है, राइट. ये चीज समझ में आ रही है. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, राइट. तो कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ी टर्म है, एग्रीमेंट एक छोटी टर्म है. गलत बोल दिया, गलत सोच रहे हो बाबू, गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचना. सुनो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से. एक एग्जांपल मैंने स्टार्ट में लिया था, मेड वाला, राइट. वो एग्रीमेंट है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. आप गए, आपकी फर्स्ट जॉब है, ठीक है. आपकी फर्स्ट जॉब है एज्यूमिंग गूगल में, ठीक है. गूगल में आपकी फर्स्ट जॉब है. उन्होंने एक आपसे बॉन्ड साइन करवाया कि आप 2 साल तक छोड़ के नहीं जाओगे. इज दैट ए कॉन्ट्रैक्ट? दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट. लीगली एनफोर्सेबल है भाई, लीगली एनफोर्स कर सकती है आपके ऊपर कंपनी की भाई आप ये फुलफिल करो 2 साल की कंडीशन, ठीक है. प्रैक्टिकलिटी में नहीं जा रहे बट लीगली वो एनफोर्सेबल है. करती नहीं करती दैट इज अ सेपरेट इशू. दैट इज लीगली एनफोर्सेबल, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट. क्या वो एग्रीमेंट भी है? एग्रीमेंट तो है ही. एग्रीमेंट तो फर्स्ट प्लेस में है ही ना. फर्स्ट स्टेप इज एन एग्रीमेंट, सेकंड स्टेप इज ए कॉन्ट्रैक्ट. तो एग्रीमेंट बड़ी हुई ना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बड़ा हुआ बाबू? समझ गए? एग्रीमेंट 2 तरह के हो गए, एक तो लीगल एग्रीमेंट, एक सोशल एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ लीगल एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट इज ए वाइडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्मॉलर टर्म. हर एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बट हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है. फेयर इनफ. सो एग्रीमेंट इज ए वाइडर टर्म. हाँ जी. अब एक बारी डिफरेंसेस पढ़ते हैं. सबसे पहले मीनिंग. एवरी प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, राइट. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ऑल्दो इन्होंने लिख दिया यहाँ पर बट एक्चुअली में ये प्रॉमिस बनता है. अगर आप पीछे जाके पढ़ेंगे तो ऑफर, आपने गर्लफ्रेंड को ऑफर दिए रोजेस और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस बन गया. दैट इज नॉट एन एग्रीमेंट. सेट ऑफ प्रोमिसेस एन एग्रीमेंट. दो प्रोमिस, 2 या 2 से ज्यादा प्रोमिस जब आ जाएं और दे फॉर्म ए कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट इज एन एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अदर हैंड इज एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल. मीनिंग हो गया. स्कोप. अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, अभी याद नहीं कर रहे आप. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये याद करेंगे. याद मैं आपको 1 सेकेंड में करा दूंगा, 1 सेकेंड में. स्कोप. एग्रीमेंट इज ए वाइडर टर्म, इंक्लूड्स बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट. समझ आ गया ये?
कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इट इज़ यूज्ड इन नैरो सेंस विद द स्पेसिफिक, एज इट इज़ नहीं याद करना, बस याद रखो कि नैरोअर टर्म देन एग्रीमेंट, ठीक है। एक्सक्यूज मी। लीगल ऑब्लिगेशन, हाँ जी, लीगल ऑब्लिगेशन ऑब्वियसली एग्रीमेंट में नहीं होती, मे और मे नॉट हैव ए लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि उसमें सोशल एग्रीमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में होगी ही होगी, बिकॉज इट इज लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ। नेचर, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, वाई? बिकॉज सोशल एग्रीमेंट भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ये हमने समझाया अभी अभी। याद कैसे करना है बाबू? आराम से समझो, इशारे, मीनिंग, ठीक है। यहाँ हो गया मीनिंग, ये होगी डेफिनेशन बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आगे हमारी लीगली एनफोर्सिबिलिटी की बात। ये जो हो गया ना, ये पहली वाली डेफिनेशन से फ्लो करता है। देखो डिफरेंस, आप डिफरेंशिएट कोई दो चीज़ों में करोगे तो सबसे पहले तो उसका मीनिंग लिखोगे ना, तो दैट इज ए गिवन कि मीनिंग तो लिखना ही लिखना है। मीनिंग से एक और लेग निकल रही है भाई लीगल ऑब्लिगेशन की, ये रही डेफिनेशन में लीगल ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है, मार्क नहीं करना है इसको। तो एक और लेग तो हमने उसकी मीनिंग में से निकाल ली, राइट। फिर सेकंड पॉइंट, ये हमारा एक ही पॉइंट हो गया एक तरह से, ऑल्दो इसको हम 2 पॉइंट बना देंगे लॉ में एग्जाम में लिखने के लिए, तो इसके 2 मार्क्स हमारे पक्के। मीनिंग से ही हमारे 2 पॉइंट निकल आए, राइट। दूसरा दूसरा सेकंड, बड़ा कौन सा है? एग्रीमेंट बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा है। इसी से हमारा सेकंड पॉइंट निकल आया, ये वाला। अरे बाबू 2 लिख दो भैया, अरे 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 लिखा नहीं जा रहा हमसे, 2A लिखा है ये मैंने, ठीक है। ऑल एग्रीमेंट्स, स्कोप क्या था? एग्रीमेंट बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ी चीज है, तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, ऑब्वियस, एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये भी तो उसी से निकल आया, बड़े छोटे में से ही तो निकल आया, राइट। तो आपका 2 पॉइंट्स निकल आए, बहुत आराम से याद हो जाएंगे। मीनिंग, मीनिंग तो ऑब्वियस है, साथ में बस ये एक पॉइंट याद रखना है कि बड़ा छोटा, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आराम से याद होगा, रटने की जरूरत ही नहीं है भाई, रटने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप रिवाइज करोगे, आपको अपने आप याद आएगा। अभी आप घर जाके जब मैं आपको कहूंगा, जिस टाइम मैं कहूंगा रिवाइज करना है, सिर्फ उसी टाइम रिवाइज करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या, एक चीज सोचो, क्या ये जरूरी है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो बने, आगे पढ़ना नहीं है, सुनो, दिमाग लगाओ अपना, जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट बने क्या वो वैलिड हो? क्या वो इलीगल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? एग्जाम्पल, मैं गया एक ड्रग डीलर के पास, मैंने कहा अरे चाचा, चाचा सुनिए सर, हमें अफीम चाहिए 100 किलो की, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। क्या वो, और हमने ये पेपर पे साइन वगैरह भी कर दिया, इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सोचो सोचो सोचो। अफीम, अफीम इज इलीगल, ये लीगल सेल नहीं है, दिस इज इलीगल, दिस कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। Something that is not enforceable by law is not a contract, so this is not a valid contract, this is a void contract। void, void मतलब void का literal meaning आप देखेंगे तो void का मतलब होता है खाली। देखिए, large empty space, ये literal meaning हो गया, legal terms में ये यूज किया जाता है। void मतलब something that is not valid, खाली कॉन्ट्रैक्ट है भाई, बेकार कॉन्ट्रैक्ट, हटाओ इसको, वो उस टाइप से यूज किया जाता है, राइट। हाँ जी, आगे समझ, यहाँ पे कीवर्ड है वैलिड। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, छोड़ दो ये सब पढ़ना नहीं, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। ऑल एग्रीमेंट्स, आराम से पढ़ेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता रहे हैं क्या वैलिड होता है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट मतलब रजामंदी, रजामंदी का कुछ इजियर वर्ड में अगर कहूं तो इजाजत, ठीक है, इजाजत होनी चाहिए ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कूल, 2 चीजें आ गई, आगे नहीं बढ़ना, वेट वेट वेट। ऑल एग्रीमेंट्स, हाँ जी,
ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय नंबर 1 फ्री कंसेंट। अरे चाचे, फ्री कंसेंट नंबर 1 लिखिए इस पे, ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट, 2 लिखिए सर, 2 लिखिए, अरे चाचे 2 लिखिए ना, हाँ 2 जैसा भी लिखा गया है, थोड़ा सून जैसा बन गया बट ये 2 लिखा है हमने, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। आप कहिए चलो छोड़ो, लिख लेना यार, अच्छा सा 2 बना लेना, सून मत बनाना। इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। 2 चीजें हो गई भाई, एक तो भाई एग्जाम्पल लेके चलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जाम्पल पकड़ते हैं। बॉयफ्रेंड गया, बॉयफ्रेंड नहीं मतलब जो भी लड़का गया कि जी जी मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ, ये रहा मेरा घोड़ा, मैं इसको दबा दूंगा, नहीं हाँ बोलो नहीं तो दबा दूंगा। क्या यहाँ पे फ्री कंसेंट है? नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं करते, समझाओ इन्हें, समझाओ, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं मानेगी वो, राइट? फ्री कंसेंट नहीं हुआ, दिस इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही एग्रीमेंट हुआ, ठीक है? प्यार में गोलियां नहीं बरसाते। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं। एक क्रिकेट मैच में, वनडे में सचिन तेंदुलकर का बेटा है, एज्यूमिंग 2 साल का, ठीक है? 2 साल के बेटे को बोल रहे हैं कि आप सचिन की जगह आप खेलेंगे। क्या वो कॉम्पिटेंट है? नहीं है भैया, छोटा है वो बहुत, कहाँ से कॉम्पिटेंट है? उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉम्पिटेंसी वाला चीज क्लियर, दिमाग में क्लियर। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बड़े बड़े लोग हों, समझदार, दिमाग से स्थिर लोग हों, तब वो कॉम्पिटेंट कहलाए जाते हैं। फ्री कंसेंट, घोड़ा वोड़ा नहीं दबाना भैया, प्यार से बात करनी है। आगे बढ़ते हैं, कॉमा के बाद आते हैं यहाँ पर, फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। आगे नहीं जाना, रुकिए। फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, इसको हम मार्क करते हैं 3, एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसको मार्क करते हैं 4, ठीक है? लॉफुल कंसिडरेशन समझ में आ गया, कंसिडरेशन मतलब पेमेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है? नकली नोट नहीं, लीगल नोट होने चाहिए, विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। हाँ जी, लॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव शुड बी लीगल, ड्रग सेलिंग शुड बी नॉट बी ऑब्जेक्टिव, वो इलीगल है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है। एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। हाँ जी, 5th पॉइंट आ गया हमारा, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एज्यूमिंग नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड क्या होता है? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, एक्सप्रेस करना, कि लॉ ऐसा ना बोले कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बेकार कॉन्ट्रैक्ट है ये, इसको हटाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, थोड़ा सा शायद हार्श एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट आई टेक इट। एक बंदा है, वो बहुत मेडिकली इल है एंड वो आईसीयू में एडमिटेड है, कोमा में है बेचारा, ठीक है? उससे जाके एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने को कह रहा है कि आप यहाँ साइन कर दो। वो बेचारा होश में ही नहीं है, कोमा में बैठा, कैसे साइन करेगा, ठीक है? बट उसने एक काम करा, उसने उसका हाथ पकड़ा और उससे साइन करवा दिया किसी तरह से, ठीक है? दैट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। लॉ अलाउ नहीं करता भैया, एक कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड होने चाहिए बंदे की, दैट इज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ज़्यादा नहीं घुसना इसमें बाद में घुसेंगे। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड क्या होता है एग्जैक्टली, एक बारी डेफिनेशन एज ए होल पूरी पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आराम आराम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहे। आई होप सबको समझ में आ रहा है। इसको जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज होगा और 1 सेकंड में सब याद आएगा। अभी हम स्पीड स्लो रख रहे हैं, आने वाले कल में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। इस स्पीड से हमारा 150-200 घंटे तक कोर्स नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे आने वाले कल में। अभी के लिए ठीक है, ओके? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय 5 चीजें, आराम से
free consent of parties competent to contract for a legal consideration with a lawful object and not expressly declared to be void. वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग में रटनी नहीं है डेफिनेशन, एक एक वर्ड का मीनिंग सोच सोच के बोलना है. प्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. सिंपल यार, रटना है ही कहाँ इसमें, रटने का है ही नहीं, सवाल ही नहीं है बाबा. डू यू एग्री और नॉट? बताओ बताओ, इसमें कुछ रटने वाला हो रहा है क्या? नहीं हो रहा भाई, रटना है ही नहीं इसमें. सिंपल है, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तोड़ तोड़ के पढ़ा है हमने, आराम आराम से समझा है एक एक वर्ड को. बेस एक बारी बढ़िया बन जाए, उसके बाद आप स्पीड पकड़ जाओगे यूं, फिर आप कहोगे ओ भाई साहब मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, क्या समझ में आ रहा है मेरे को. ठीक है ना, आराम आराम से चलना है, आराम आराम से. भाई क्या एक एक दो दो बूंदे आ रही हैं, क्यों? वैसे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यही हमारा एक फिजिकल सेटअप होता है तो मज़ा इसका ना दुगना हो जाता. बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड एंड अब थोड़ा आदत भी पड़ गई है हमें ऑनलाइन वगैरह पढ़ने की, कन्वीनियंस होती है, घर बैठे बैठे आप पता नहीं नहाए हैं नहीं नहाए और पढ़ रहे हैं. मैं तो नहाता हूँ भैया, देखो बाल बाल एकदम मैंने सेट करे हुए हैं ना, हाँ थोड़े से ऐसे हो गए हैं, बट नहाया हूँ मैं, नहाया हूँ मैं. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज 1.5 पर आ गए हम. देखो 4 पेज कवर भी कर लिया हमने, बहुत अच्छी स्पीड, बहुत बढ़िया फोकस के साथ पढ़ रहे हैं हम सारे. मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, होप है ना, मज़ेदार मज़ेदार. बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, वी विल बी ग्रेट, वी वोंट बी गुड. आइए 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 सर, आगे आइए. हाँ जी, फिर एक ये डेफिनेशन को ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि 2 पार्टीज होनी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 2 पार्टीज बहुत बहुत ऑब्वियस चीज़ है, ऑब्वियसली 2 पार्टीज होनी चाहिए. पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट ए लीगल बॉन्डिंग, लीगल ऑब्लिगेशन, राइट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑब्वियस है लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, आप चीज़ आप खुद समझ गए हैं कि कुछ लीगल काम नहीं करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस. थर्ड पॉइंट पे आ गए हम. एक कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक चीज़ मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ. अभी तक हमारे दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट की इमेज थी, एक पेपर पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं और एंड में 2 साइन हुए हैं. मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ. इज स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस, यस सर, बट प्रैक्टिकली स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि उनका कोई प्रूफ नहीं होता. प्रैक्टिकली नहीं होता है एप्लीकेबल, बट इन लॉ इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये लिखा है यहाँ पर भी, ए कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन. बस इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक बारी और आ जाते हैं थोड़ा सा आगे. लास्ट जो पैरा है, 10 where there is any statutory requirement that any contract is to be made in writing or in the presence of a witness or any law relating to registration of documents must be complied with. बेसिकली अगर लॉ में लिखा है कि आपको लिखित में कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको लिखित में बनाना पड़ेगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जस्ट फॉर योर नॉलेज. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, कि मीनिंग समझ में आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे बढ़ते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट. हाँ जी, क्या मतलब है इसका? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा. सोचो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ ऐसा अगर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म ही ना हो पाए. गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला रहा हूँ. इज दैट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल. बोला जाता है ये बहुत, सोना बाबू मान भी जाती हैं इनसे, बट ये सब पॉसिबल नहीं है, इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं. तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऐसे गोला वोला बना के दे दिया है, आपको पढ़ना हो पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. ओके, सीए कोर्स में आपको जो मेन चीज़ जिस चीज़ में टीचर्स हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है, और हर एक टीचर नहीं करता, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है. आई एम नॉट टू फार इन एज देन यू, प्रॉबेबली कुछ लोग मेरी एज के बराबर के तो नहीं होंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आई एम जस्ट 25 साल का हूँ मैं. आई हैव सम वर्किंग एक्सपीरियंस, आई हैव सम स्टडिंग एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ें हैं मेरे पास.
दोनों की प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैंने टीचर से पढ़ा है। देखो भाई सिंपल है, मुझे पता है टीचर्स क्या गलत करते हैं, विच इज़ वाई आई एम हेयर टीचिंग यू द राइट थिंग। टीचर्स जो होते हैं ना, पूरा पूरा टेक्स्ट पढ़ा देंगे आपको, बोलेंगे बच्चे घर से याद करके आओ, घर से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, इनको इनको याद कर लो। ऐसे नहीं होती यार, ऐसे नहीं होती। इससे बच्चा डर जाता है, सब्जेक्ट से डर लगने लग गया तो फिर गया वो सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट से डर लगा तो वो सब्जेक्ट गया। सब्जेक्ट से डर नहीं लगना। क्या कैसे नहीं लगेगा, जब आपको सब्जेक्ट पूरा समझ में आएगा, ए टू जी एक एक चीज़। दूसरी चीज़, इतना बड़ा सब्जेक्ट देख के बच्चा वैसे ही डर जाता है। इतना बड़ा सब्जेक्ट करना ही नहीं है यार, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी होती है जो याद रखनी है, आप कर ही नहीं सकते इतना। ह्यूमन माइंड में बहुत लिमिटेड जगह होती है, आप पूरा नहीं मेमोरी में अपना रख सकते याद ये। तो मैं आपको सिर्फ वो स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम्स के लिए थोड़ा रेलिवेंट रहती हैं। बाकी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं कर सकते हम, ऑब्वियस है। थोड़ा 90-10 का रूल लगाना पड़ता है यहाँ पे, 80-20 का रूल होता है कि 20% कोर्स का 80 मार्क्स का पेपर आ जाता है। वो सीए में बहुत एप्लीकेबल है। मैं आपको 20% तो नहीं होता एग्जैक्टली, सीए में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट आपको मैं थोड़ा फिल्टर करके दे रहा हूँ कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आप सिर्फ पढ़ भी लोगे तो आपको ठीक है, चल जाएगा। इंपॉर्टेंट वाले पे फोकस करना है, तभी सीए क्लियर होगी, विद रैंक क्लियर होगी आपकी। गारंटी मेरी है, विद रैंक क्लियर होगी। अगर शिद्दत से पढ़ोगे, जो मैं कहूँगा वो एक एक चीज़ करोगे। कुछ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, मैं आपको हर एक चीज़ नहीं करवा पाऊंगा। वो जो आप खुद करेगा वो एक स्टेप आगे चला जाएगा बाकी बच्चों से। मैं आपको बताऊंगा, सब बच्चों को बताऊंगा ज़रूर वो चीज़ें होती क्या हैं। अभी नहीं, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। अभी हम फोकस करते हैं जो हाथ में चीज़। हाँ जी, अब ये सेक्शन 10 को ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ और एन एग्रीमेंट, ऑफ एन एग्रीमेंट होना चाहिए, टाइपो है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, ऑफर हो एक्सेप्टेंस हो तभी एक एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। ये हो गया प्री कंसेंट। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वेट, एक बार ये पैरा पढ़ते हैं। फ्री कंसेंट का मतलब बताया, वो घोड़े वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है। 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको पता है, दोनों को पता है कि वो प्यार वाली भाषा बोल रहे हैं। सेम सेंस है, सेम थिंग सेम सेंस। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, आइडेंटिकल माइंड्स इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स विच आर कंसेंसस एड इडम। ये टर्म आपको लीगल लैंग्वेज में बहुत देखने को मिलेगी, इसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक कहीं पर भी नोट वगैरह कुछ छोटा सा बना सकते हैं। कंसेंस, और आप ये एग्जाम में यूज़ कराएं तो आपके 4 चांद लग जाएंगे। कंसेंसस एड इडम लैटिन टर्म है ये। दिस बेसिकली मीन्स कंसेंसस। कंसेंसस होता है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट। कंसेंसस एड इडम। फर्दर सच ए कंसेंट मस्ट बी फ्री। फ्री कंसेंट होना चाहिए, एक तो दोनों का माइंड सेम होना चाहिए, दूसरों दोनों का फ्रीली सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घोड़ा टंगा हुआ है। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। फोकस फोकस फोकस, 100% फोकस। घोड़े का वो देखा है आपने, कोई भी जो रेस हॉर्स होते हैं उनका इस तरह से आइज पर क्यों लगाया जाता है? आइज पर उनकी कवर कर लिया जाता है ताकि वो आसपास ना देखें, सिर्फ और सिर्फ आगे देखें। हमें वैसे ही बनना है, हमें वैसे ही देखना है अपने सब्जेक्ट को, एकदम फोकस, 101% फोकस भाई। 100 भी नहीं, 101, 1% एक्स्ट्रा देंगे हम। आइए आइए आइए, हाँ जी हाँ जी। कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड, आइए आइए सर, देखिए 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 मैम। कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। रटना नहीं है, रुक जाओ, अरे चाचा रुक जाओ रुक जाओ, सुनो दोबारा। कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। होता क्या है सर, क्या बोल रहे हो ये? सुनो, coercion का मीनिंग घोड़ा। coercion इज घोड़ा, जबरदस्ती करना, दूसरे को थ्रेट देना, coercion, फोर्स करना, दैट इज coercion। विद सम ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट से, चाकू, छुरी, घोड़ा। coercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। बाकियों का मीनिंग आई थिंक आपको पता होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी मिनिस्टर से फोन करा दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, है ना। फ्रॉड, फ्रॉड तो फ्रॉड होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन, भाई फैक्ट्स को इधर उधर कर दिया, 2 वर्ड्स को इधर उधर कर दिया, 29 का 92 बना दिया, 92 का 29 बना दिया, मिस रिप्रेजेंट करना।
मिस्टेक, मिस्टेक हो गया भाई, गलती हो गई भाई, गलती हो गई, 22 को 92 मैंने गलती से कर दिया, ठीक है, दैट इज अ मिस्टेक। इन फैक्टर्स से अगर नहीं इन्फ्लुएंस है कॉन्ट्रैक्ट, तभी सिर्फ और सिर्फ तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। रटना है सर, अरे सर रटना है सर, आप करवा दो ना, याद करवा दो। अरे ठीक है यार, आप कह रहे हो तो मैं करवा देता हूँ। सुनो, हाँ जी, सुनो सुनो सुनो, इसमें कीवर्ड कॉज्ड बाय, दिस इज द कीवर्ड, दिस इज अ ब्यूटीफुल कीवर्ड, इससे आपको पूरा याद आ जाएगा। हाँ जी, क्या क्या है सर? कोएशियो, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। सर रट लें क्या? रटना इजी लग रहा है सर? अरे नहीं रटना भैया, रटना है ही नहीं, मैंने आपको स्टार्ट में बोला रटना नहीं है एक भी चीज। रुक जाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर से चलते हैं। सबसे छोटी चीज क्या है इसमें? मिस्टेक, गलती हो गई बाबू, गलती हो गई। दूसरी छोटी चीज क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड छोटी सी मिस्टेक हो गई, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तीसरी छोटी सी चीज क्या है? हाँ जी हाँ जी, रुको 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 रुको, तीसरी छोटी चीज क्या है? इन्फ्लुएंस। मिनिस्टर साहब से फोन कराया, मिनिस्टर साहब से फोन कराया, तीसरी छोटी चीज, 3 लिखा है ये। चौथी छोटी चीज क्या है? फ्रॉड। पांचवी सबसे बड़ी चीज, या छोटी जो भी बोलना है बोल लो, पांचवी चीज क्या है? कोएशियो, घोड़ा सबसे बड़ी चीज है भैया। सबसे छोटी चीज थी भाई मिस्टेक। दूसरी हो गई भाई मिस रिप्रेजेंटेशन, भाई गलती हो गई भाई, मिस रिप्रेजेंट हो गया, मिस्टेक में गलती हो गई, मिस रिप्रेजेंट उसने जानबूझकर किया, इन्फ्लुएंस उसने करवाया मिनिस्टर साहब का फोन, वो और बड़ी चीज है भाई, मिनिस्टर से फोन करवा रहा है। फ्रॉड किया भाई, फ्रॉड उससे भी बड़ी चीज है। कोएशियो भाई, घोड़ा लेके खुद ही आ गया बंदा, तो सबसे बड़ी चीज हो गई। आराम से चलेंगे भाई। कौन से 5 फैक्टर थे दिमाग में? मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। आगे 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 आगे। मिस्टेक, याद है ना सबको? मैं आपका दिमाग टेस्ट कर रहा हूं। मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, उसके बाद फ्रॉड है, उसके बाद घोड़ा, क्वेश्चन। हाँ जी, इजी। सर रटा क्या? अरे कहाँ रटा भैया? आपने रटवा दिया सर। अरे नहीं भैया, रटा नहीं है, तुमने समझा है। तरीके होते हैं रटने के ये, तुमने रट लिया, तुम्हें पता भी नहीं लगा, तरीका है ये। ऐसे ही पूरा सब्जेक्ट याद करा दूंगा, पूरा पूरा सब्जेक्ट ऐसे ही याद हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। सिर्फ रिवाइज करना है आपको, आपका काम है रिवाइज करना। समझे गए चाचा? बहुत मज़ा आने वाला है, आप बस टिके रहो मेरे साथ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। हम थोड़े से इंटरवल्स पे क्लासेस लेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाएंगी क्लासेस ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट मेरे साथ टिके रहो, आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे, गारंटी मेरी, बढ़िया मार्क्स आएंगे, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज भैया डिस्कस करा हमने कि वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज मतलब कॉम्पिटेंसी, लिख लो यहाँ पे, भूल जाओगे। चलो लिखा हुआ है, रुको इसको मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, याद रहेगा। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, कैसे कॉम्पिटेंसी डिटरमाइन होगी? 3 चीज़ों से। एज, मेजॉरिटी 18 प्लस का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही सब्जेक्ट। साउंड माइंड, स्थिर दिमाग, थोड़ा सा दिमाग उसका स्थिर होना चाहिए, जो कि आजकल लोगों में कम होता है। जस्ट किडिंग। साउंड माइंड मतलब बेसिकली कि वो पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। एंड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, ये हो गया अदर, ठीक है। इसको इतना याद रख लो, नॉट डिस्क्वालिफाइड इसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इनको आप बना लो अपना, अपने हिसाब से वो रेक्टेंगल बना लेना, मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस, मेरा वो बना दूंगा तो मेरा पूरा छुप जाएगा इसमें। एज, साउंड माइंड और नॉट अदरवाइज पूरा याद करने की जरूरत नहीं, बेसिकली और कोई लॉ में मना नहीं होना चाहिए, इसको बना लेना इंग्लिश में, ठीक है। 3 चीज़ें हैं। एज, एज 18 साल से ऊपर का, दिमाग ठीक हो उसका, और किसी और लॉ ने मना ना किया हो। 3 चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। सर आपने रटवा दिया फिर से, पता नहीं लगा हमें। अरे इसका एक काम करते हैं, एग्जाम्पल सुनोगे, एक काम आएगा आपके आईपीसीसी में, जो सी पॉइंट है, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल लेता हूँ।
जीएसटी पता होगा शायद आपको लोगों को, आपने कुछ इनवॉइस वगैरह कुछ कहीं पर भी आप रेस्टोरेंट में खाने गए होंगे तो जीएसटी लगाते हैं, राइट? कई बार क्या होता है कि कुछ रेस्टोरेंट्स या कुछ कुछ जगह बिजनेसेस ना, उनको गवर्नमेंट मना कर देते हैं कि भाई तुम बिजनेस नहीं कर सकते फॉर एक्स वाई जी रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है, टैक्स पे नहीं किया, तो उनके वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं कि तुम जीएसटी में अब रजिस्टर्ड ही नहीं हो। उस केस में वो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है? लीगली वो वैलिड नहीं होगा अगर वो जीएसटी को चार्ज करें, बट वो आपको इनवॉइस पे कभी कभार लगा के दे देते हैं, तो दैट इज एन इनवैलिड इनवॉइस। वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। होता है ऐसे, छोटे बिजनेसेस भी कभी कभार ये झोल करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेने के चक्कर में आपको एक इनवॉइस बना के देते हैं, उस पर जीएसटी लगा देते हैं 18%, और आप पे कराते हैं उन्हें, ठीक है? 100 की जगह पे 118। बट दैट इज समटाइम्स उसमें वो झोल करते हैं, उनका 18 सीधा जेब में जाता है। तो वो बेसिकली जो कॉम्पिटेंसी पे उसका क्वेश्चन मार्क होता है कि कॉम्पिटेंट नहीं है वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बट फिर भी वो कर रहे हैं, दैट इज इलीगल। वो पकड़ा जाएगा तो जेल होगी, ठीक है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट और है हमारी क्लास के, 5 मिनट्स मोर। प्यार से पढ़ेंगे, ये कंप्लीट करते हैं। मज़ा आ रहा है? आई होप मज़ा आ रहा है। ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं, 5 मिनट्स में हो जाएगा। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, 5 मिनट बहुत होते हैं, बहुत। आराम से चलते हैं। हाँ जी, ये पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना हो, ठीक है? क्वालिफिकेशन ABC, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आ गया। मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी बता दी। एज हो गया, साउंड माइंड हो गया, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड। कंसिडरेशन काइंड या कैश जैसे भी हो सकती है। कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट। काइंड कैश जैसे भी हो सकती है, ठीक है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कैश और काइंड दो दो चीज़ें याद रखनी है बस इसमें। कैश, अच्छा एक और चीज़ है, कैश में हो सकती है एक तो कंसिडरेशन, काइंड में हो सकती है, और एक फोरबियरेंस वर्ड होता है। ये इसको वैल्यूएबल कंसिडरेशन, सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, बेटर बेनिफिट और सम फोरबियरेंस, ठीक है? एक एक वर्ड मार्क कर लो बेनिफिट, और एक वर्ड कर लो फोरबियरेंस। फोरबियरेंस होता है किसी चीज़ का ना करना। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक शॉप के साथ। हमारी एक शॉप ऑलरेडी है, ठीक है? हमारी केमिस्ट की दुकान है, कहीं पर भी एक जगह पर है, उसके सामने एक और बन रही है। हमने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, भैया हम आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं, आप यहाँ पर शॉप मत खड़ी करो, हमारा कंपटीशन इफेक्ट होगा। हमें कम्पीट नहीं करना, हमारी यहाँ पे मोनोपोली आप मत लगाओ, 10 लाख लो। तो दैट इज ए फोरबियरेंस। वो हमने उसको पैसे इसलिए दिए ताकि वो काम ना करे, तो उस वो जो कर रहा है वो बंदा, दैट ही इज फोरबियरिंग, वो अपना एक्शन को फोरगो कर रहा है एक तरह से। सो वो काम जो नहीं कर रहा उसको फोरबियरेंस कहते हैं, ठीक है? इसका लीगल डिक्शनरी में मीनिंग चेक कर देना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कंसिडरेशन का एक वर्ड है भैया, ये पढ़ लेना। रेफर्स टू एज क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू लैटिन वर्ड है, अगेन कंसेंसस एट एडम पढ़ा था एक ऊपर, एक क्विड प्रो क्यू, ये बहुत वर्ड यूज होता है। क्विड प्रो क्यू का इंग्लिश मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज के बदले कुछ। लिटरल मीनिंग अगर आप इसका लैटिन में देखोगे तो क्विड का मतलब होता है व्हाट, प्रो का मतलब होता है फॉर, क्यू का मतलब होता है व्हाट फॉर व्हाट, मतलब समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग इन रिटर्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर जीके, ठीक है? बस एक चीज़ याद रखना कि कंसिडरेशन दो टाइप की होती है, एक तो जिसमें कुछ मिलता है कैश काइंड, और दूसरा किसी में कुछ एक्शन फॉरगो होता है विच इज फोरबियरेंस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट खुद ही समझ में आ रहा है कि लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लीगल और ऑब्जेक्ट भी लीगल, ऑब्जेक्टिव भी लीगल, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड पढ़ना नहीं है चाचे, पढ़ना नहीं है, रुकिए रुकिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, एग्जाम्पल सोच रहा हूं मैं। हमने एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया घर बेचने का, ठीक है? उसके नाम पे घर है, हमने कहा कि भैया हमको आपका ये घर खरीदना है। ड्यू टू XYZ रीजन उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है? वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी होल्ड करेगा? नहीं, नहीं, इसकी ज़्यादा माइन्यूटनेस में नहीं जाना कि वो जायदाद उसके बेटे के नाम हो जाएगी और बच्चे के नाम हो जाएगी, वो उन चीज़ों में नहीं जाना। एज्यूमिंग उसका कोई बच्चा ही नहीं है, ठीक है? दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बिकॉज द अदर पार्टी हैज डाइड। सो
डेथ कैन बी ए रीज़न। याद रखने के लिए डेथ लिख लो यहाँ पे, ठीक है, डेथ छोटा सा लिख लो, डेथ याद रहेगा आपको। एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स एज इलीगल और वॉइड। और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल इसमें। एग्जाम्पल क्या, किडनैपिंग का कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना है कि भैया इनको किडनैप करने के हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, वो दैट इज लीगल, इलीगल, दैट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। लॉ कहता है भैया वो लीगल ही नहीं है। इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज, इसमें कीवर्ड मार्क कर लो भैया, इलीगल, इलीगल, इलीगल इज द कीवर्ड। कुछ भी इलीगल हो रहा है, डेथ हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, ये सारे एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सर एक्सप्रेसली तो आपने बताया कि किसी चीज का एक्सप्रेस करना, बोलना। इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है? इम्प्लाइड का मतलब होता है बिना बोले समझ जाना। एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर लॉ हिंट भी देता है ना कि ये प्रोहिबिटेड है, तब भी वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके एग्जाम्पल बाद में लेंगे, आएगा समझ में, आएगा आगे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं अभी। वॉइड एग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स। हाँ जी, विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स मतलब बेसिकली लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता। सर हो गया सर, ये वाला इस एरिया तक हमने कवर कर लिया। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ये पढ़ेंगे, इसको और पढ़ेंगे आगे, राइट। अब रिवाइज क्या करना है सर? कैसे रिवाइज करना है सर बताइए ना प्लीज। हाँ जी, आइए ऊपर आइए। कहाँ है आपका? हाँ, रिवाइज कैसे करना है? हेडिंग पढ़नी है, ठीक है। हो सके तो रैंक होल्डर वाली स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसके अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एक छोटी सी इतनी सी पॉकेट बुक लेना। मैं अपने एग्जाम के टाइम पे ये वाली पॉकेट बुक इस तरह की यूज़ करता था, ठीक है। इस पे मैं छोटे से छोटा, जितना आप छोटा कर सकते हो टेक्स्ट, उसमें लिखो। आपको ये बुक को छोटा कैसे करना है, सारा इस बुक में कैसे समाना है, इस पॉकेट डायरी में कैसे समाना है, दैट इज ए ट्रिक। यूज 2 और 3 कलर इंक पेन्स, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, जो भी आपको पसंद है। ब्लैक ब्लू इज द 2 कॉम्बिनेशन दैट आई यूज टू यूज। ग्रीन भी यूज करता था मैं अपने नोट्स में कुछ ना कुछ मार्किंग या एक्स्ट्रा लिखने के लिए, ठीक है। कलरफुल बनाओ टेक्स्ट को, आपको दिखने में अपीलिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। रिवाइज कैसे करना है? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट याद करने की कोशिश करो। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्ट्रैक्ट याद करना है पहले, उसके बाद पढ़ना है। अगर कोई चीज याद ना आए सिर्फ तब उसको देखना है, पहले पढ़ना नहीं है। ये नहीं करना कि भैया कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा नीचे लिखा है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, उससे रिवीजन नहीं होती। उससे आप जब तक आप अपने दिमाग पर जोर नहीं डालोगे, आपको चीज़ याद नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट जब आपने ऊपर वर्ड पढ़ा तो आपके दिमाग में अपने आप आना चाहिए, लीगली एग्रीमेंट प्लस लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। अगर ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा, उस केस में आप वो देखो, अच्छा फिर आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाएगा, अच्छा ये है। तो पहले दिमाग लगाना है, पहले दिमाग लगाना है, उसके बाद चेक करना है कि आपको सही याद। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या था, क्या कीवर्ड था? सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एकदम से याद आ गया। सेट ऑफ प्रोमिसेस के साथ में लिखा होता फॉर्मिंग, वो याद आ जाएगा, आपका दिमाग बहुत शार्प होता है, ठीक है। प्रॉमिस क्या था? प्रॉमिस, 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 प्रॉमिस नहीं याद आ रहा सर। अरे देख लो ना फिर, मेरे को तो याद है, मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ कि हो सकता है प्रॉमिस आप भूल गए हो। प्रॉमिस वैसे क्या होता है? किसी ने प्रपोजल करा, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गया हो, सिंपल। 2 वर्ड्स मैंने आपको मार्क करवाए हैं, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। व्हेन द पर्सन डूइंग प्रपोजल मेड सिग्निफाइज सेंट देयर टू, नहीं याद करना इतना। व्हेन देयर द पर्सन मेक्स ए प्रपोजल एंड अदर पर्सन एक्सेप्ट्स इट, इट इज कॉल्ड टू बी ए प्रॉमिस, सिंपल। एग्जाम परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे इसके भी। सोशल एग्रीमेंट का एग्जाम्पल था, अच्छा वो था, वो पापा ने जो पैसे मार लिए थे ना 500 रुपये, हाँ याद आ गया हमें। ऐसे रिवाइज करना है, मज़ा आ जाएगा भैया। ये रिवाइज कर लोगे आप। आपको एक चीज़ और, कब रिवाइज करना है? सोने से आधा घंटा पहले जो भी आप पढ़ोगे वो आपके दिमाग में परमानेंट स्टोर हो जाएगा। परमानेंट का मतलब होता है 3-4 महीने, ठीक है। परमानेंट मेमोरी कभी भी किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट वो आपके दिमाग में लंबे समय तक स्टोर हो जाएगा। तो नींद से पहले फ़ोन नहीं यूज़ करना, यूट्यूब नहीं देखना, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, स्नैपचैट नहीं चलाना, व्हाट्सएप नहीं चलाना। हाफ एन आवर पहले ये रिवाइज करना है और उसकी इमीडिएटली बाद सो जाना है। सुबह उठना है और एक बारी इसको नज़र मारना, हर बारी रिवीजन का मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। सुबह उठते ही पहला काम ब्रश वगैरह कर लो, ठीक है।
15-20 मिनट में उठने के बाद आपको ये रिवाइज करना है। जो आपको ये चीज़ें याद होंगी, यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड, इस लेवल की याद होंगी दैट यू विल बी शॉक्ड। ठीक है, जस्ट ट्राई इट। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, हैव फन and have a good day. Be so good, they can't ignore you. We'll come up with a next new quote in the next class and new topics also. So take care till then. Sayonara. Bye bye.